हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसमें हम कुछ नए कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपनी नोटबुक या फिर अपनी कॉपी में 1 to 15 क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए और उसके बाद आप इस क्लास के लास्ट में अपना स्कोर चेक कीजिएगा कि आपके आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हो। सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए कि आपकी तैयारी इस वक्त किस लेवल पर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की ये 3rd क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उनमें भी हमने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट समझे थे और आज की इस क्लास में भी हम काफ़ी नए कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। और आगे की कोई भी क्लास आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सिम्बल्स प्रोवाइड मीनिंग व्हेन यूज्ड इन आ। जो सिम्बल्स होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, वो किस में प्रयुक्त करने पर अर्थ प्रदान करते हैं। मतलब इन चारों में से आप किस में यूज़ करोगे सिम्बल्स का, जिससे कि सिम्बल्स का एक अपना एक मीनिंग होगा। कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल, कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल यानी कि एक व्यतिरेक शैली या फिर अलग तरह के तरीके से अगर आप कुछ स्पेसिफिक तरीके से या विपरीत तरीके से आप यूज़ करोगे सिंबल्स का तब उसका कोई मीनिंग होगा। या फिर रैंडम ऑर्डर, देखो रैंडमली अगर आप किसी सिंबल को यूज़ करोगे उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल का भी कोई मीनिंग नहीं बनता सिंबल्स के एक मीनिंग प्रोवाइड करने में। तीसरी चीज़ है नॉन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी एक निगेटिव वर्ड है। नॉन स्पेसिफिक यानी कि गैर विशिष्ट संदर्भ में अगर हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं तो ये भी कोई बात नहीं बन रही, उससे सिंबल्स कोई मीनिंग क्रिएट नहीं करेगा। बट जो फोर्थ ऑप्शन है स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये है इसका सही आंसर। बिकॉज एक अगर स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो हर एक सिंबल का एक अलग मीनिंग होता है। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सारे रिलीजन के सिंबल हैं। आप ये सिंबल्स हैं, ये कोई वर्ड नहीं है, सिंबल्स हैं, लेकिन इन सिंबल्स के थ्रू आप जान सकते हो कि जो पहला सिंबल है वो क्रिश्चियनिटी की बात करता है, लास्ट सिंबल इस्लाम की बात करता है, ओम का सिंबल हिंदुइज्म को दर्शाता है। तो जो अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो सिंबल्स हर एक सिंबल का एक अलग मीनिंग होता है, वो एक अलग मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं। अ हॉट मीडियम इज़ कैरेक्टराइज बाय। हॉट मीडिया और कूल मीडिया से रिलेटेड 2023 में पहली बार क्वेश्चन पूछे गए थे। ये एक नया टॉपिक है और लास्ट क्लास में भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि हॉट मीडियम की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया के बीच डिफरेंस होता क्या है। तो देखो आपको याद कैसे रखना है। हॉट मीडिया का मतलब है जहाँ पर आपका लो पार्टिसिपेशन होता है। ऐसा मीडिया जहाँ पर आपका लो पार्टिसिपेशन होता है और आपके सेंसेस का कम इन्वॉल्वमेंट होता है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है, वो होता है आपका हॉट मीडिया। और इसके विपरीत जो कूल मीडिया होता है वहाँ पर क्या होता है, आपका हाई पार्टिसिपेशन होता है, आपके सेंसेस का भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो होता है आपका कूल मीडिया। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो देखो लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है बी। इट एनवलप्स ओनली वन सेंस, ये भी हॉट मीडिया की बात कर रहा है बिकॉज कम से कम सेंसेस का यूज़ होता है हॉट मीडिया में और लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन रहता है। तो बी और सी कहाँ पर है, देखो तीसरा और चौथा इन दोनों को बिल्कुल काट दो बिकॉज यहाँ पर बी और सी है ही नहीं। हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है बी एंड सी। अब ए बी सी होगा या बी सी डी होगा। डी की अगर बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सप्लाई, और यही मैंने आपको बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सप्लाई होती है हॉट मीडिया में। तो बी सी डी यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका वो इसका आंसर होगा सही। ठीक है। और जो चौथा वाला ऑप्शन है हमारा हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन, ई वाला, ये वाला, तो हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन होता है हमारा कूल मीडिया में, ना कि हॉट मीडिया में। तो ये वाला जो ये ऑप्शन है ये कूल मीडिया से रिलेटेड है, हॉट मीडिया से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी सी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया। हॉट मीडिया में क्या होता है, लो पार्टिसिपेशन होता है। जैसे कि रेडियो आप सिर्फ सुनते हो, मूवीज़ आप बैठकर सिर्फ देखते हो, आपकी सिर्फ यहाँ पर एयर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यहाँ पर आइज़ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। फोटोग्राफ में भी आप कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, आपका पार्टिसिपेशन लो रहता है, सिर्फ आप देखते हो।
ऐसे ही प्रिंट। तो जहाँ पर भी लो पार्टिसिपेशन की बात आएगी वो हॉट मीडिया, और जहाँ पर भी हाई पार्टिसिपेशन की बात आएगी, हाई ज़्यादा सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो होगा आपका कूल मीडिया। ओके, चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। एक पर्सन, एक व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, एंड वॉक्स 30 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। एक पर्सन पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, एंड देन 20 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट। उसके बाद 20 मीटर वो चलता है वेस्ट में, एंड रीचेज ए पॉइंट बी, और एक पॉइंट बी पर पहुंचता है। देयर आफ्टर ही टेक्स अ साउथवर्ड टर्न। उसके बाद वो साउथवर्ड टर्न लेता है, एंड वॉक्स 10 मीटर्स टू पॉइंट सी। उसके बाद 10 मीटर चलकर वो पॉइंट सी पर पहुंचता है। आफ्टर दैट ही टर्न्स ईस्टवर्ड, फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ता है, एंड कवर्स 15 मीटर। उसके बाद वो कितना चलता है? 15 मीटर। और उसके बाद क्या होता है? वो डी पर पहुंच जाता है, और उसके बाद फाइनली टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 20 मीटर्स। उसके बाद वो 20 मीटर चलता है अपने राइट साइड में। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। जिन लोगों ने डायरेक्शन नहीं पढ़ा है उनको ये क्वेश्चन देख के घबराहट हो जाती है कि डायरेक्शन हमसे आते नहीं, बहुत टफ लगते हैं, लेकिन बहुत ही लड्डू क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन के। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इसकी कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप समझ लेते हो, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 3 चीज़ों का पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। सबसे पहली चीज़ तो डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन होती हैं, और दूसरी चीज़ आपको राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको यही बता देती हूँ। देखो, डायरेक्शन होती हैं हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये तो होती हैं हमारी 4 मेन डायरेक्शन, और 4 होती हैं हमारी सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन क्या होती हैं? ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, और ये होता है हमारा साउथ वेस्ट। ये क्या होती हैं? ये होती हैं 4 सब डायरेक्शन। ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अगर राइट टर्न लेता है या लेफ्ट टर्न लेता है, उसको आप कैसे समझोगे? जहाँ पर भी राइट टर्न लिखा हुआ आ जाए कि वो अपने राइट साइड मुड़ा। राइट का मतलब आप समझ लेना, राइट मीन्स क्लॉकवाइज और लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा आपको समझना है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट अगर टर्न लेने की बात की जा रही है तो आप जहाँ पर भी व्यक्ति खड़ा है उसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दीजिए। जैसे कि अगर एक व्यक्ति की नॉर्थ की दिशा में खड़ा है और उसने अपने राइट साइड टर्न लिया, तो आप उसे घड़ी की सुई की दिशा में इधर घुमा दोगे, ठीक है, और वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? यहाँ पर, है ना। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको लेफ्ट कहा जाता है कि एक व्यक्ति नॉर्थ साइड में खड़ा है, मान लो आपको कहा जाता है एक व्यक्ति नॉर्थ साइड में यहाँ पर खड़ा है और वो अपने लेफ्ट टर्न लेता है 90 डिग्री पर, तो आप क्या करोगे? उल्टा, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आप घुमा दीजिए 90 डिग्री, तो ये आप कहाँ पर आ जाएगा? वेस्ट में। ऐसा आपको याद रखना है। तो क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड और एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट साइड, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इतना भी अगर आपको आता है ना तो भी आप कर लोगे। अब इसमें देखो, अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कहा गया है एक व्यक्ति पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है। पॉइंट ए, मान लीजिए कि पॉइंट ए है ये हमारा, और यहाँ से चलना स्टार्ट करता है एक व्यक्ति किस तरफ? नॉर्थ की तरफ। देखो ये लिख रहा है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है। कितने मीटर? 30 मीटर। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में चला, कितने मीटर? 30 मीटर। उसके बाद देन 20 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट, 20 मीटर वेस्ट की तरफ चलता है। वेस्ट किधर होता है? मैंने आपको क्या बताया था? इस तरीके से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। वेस्ट की तरफ चला कितना? 20 मीटर, ये आ गया 20 मीटर। उसके बाद एंड रीचेस ए पॉइंट बी, ये है पॉइंट बी, यहाँ पर पहुँच गया, और ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए। अब उसके बाद क्या होता है? देयर आफ्टर ही टेक्स अ साउथवर्ड, अब वो साउथवर्ड टर्न लेता है, यानी कि साउथ की दिशा में टर्न लेता है। साउथ कहाँ होता है हमारा? ये रहा। तो साउथ की दिशा में टर्न लेकर वो कितना चलता है? 10 मीटर। तो यहाँ से वो चला 10 मीटर। ओके, उसके बाद एक वो पॉइंट सी पर पहुँच जाता है। ओके, फिर उसके बाद आफ्टर दैट ही टर्न्स ईस्टवर्ड, अब वो ईस्ट की दिशा में मुड़ता है एंड कवर्स 15 मीटर। अब ईस्ट किधर होता है? देखो ये रहा ईस्ट, तो वो इधर साइड में जाएगा और कितना चलेगा? 15 मीटर। 15 मीटर यानी कि ये 20 था, तो इससे थोड़ा छोटा बनाएंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 15 मीटर। उसके बाद एक पॉइंट डी पर पहुंच जाता है, ये है हमारा पॉइंट डी। फाइनली टर्निंग टू हिज राइट, अब वो राइट साइड में मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। राइट साइड मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई पर्सन कहीं पर भी खड़ा है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर साउथ में खड़ा है तो क्लॉकवाइज क्या होगा? इस तरीके से घुमा दीजिए।
ओके, तो यहाँ पर अपने राइट साइड में मुड़ने के बाद वो कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, यानी कि इधर चलेगा वो कितना चलेगा, 20 मीटर। 10 तो हमारा यहाँ तक हो गया, ये 30 मीटर था, तो 30 मीटर में 10 तो यहाँ तक हो गया, देखो ये और ये हो गया 10। यहाँ पर कितना बचा हमारा, यहाँ पर बचा 20। ओके, ऐसे भी आपको पता रखना है। अब ये पूछा है कि यहाँ पर इसने चला 20 मीटर, तो ये इसके बराबर में आ गया। अब पूछा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट था ए और एंड पॉइंट क्या है उसका, ये वाला। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस ये पूछा गया है, ये क्या होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 15 और ये है पूरा 20। अब 15, अगर 20 में से आप 15 घटा दोगे, 20 में से अगर -15 कर दोगे तो कितना बचेगा, 5। और यहाँ पर देखो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 5 मीटर। ये आपको मुझे समझाने में टाइम लगा, बट अगर आप इसको जिस तरीके से लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसको डायरेक्ट पढ़ते पढ़ते और अगर डायग्राम बनाने लगोगे तो आपका 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 5 मीटर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देख सकते हो ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड टेक्नोलॉजी इज रिटन एज ETHCONOLYG, हाउ विल द वर्ड जनरेशन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके पास तो आपको क्या करना है कि जो इन दोनों का रिलेशन बताया गया है वही रिलेशन आपका इसका निकालना है, इन चारों में से किसके साथ बनेगा। तो सबसे पहले तो आप जो ये रिलेशन बन रहा है ना इसको फाइंड आउट कर लीजिए कि टेक्नोलॉजी का इसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है। इसके लिए आप क्या करोगे, देखो पहले टेक्नोलॉजी लिख लीजिए, जो भी आपके पास रफ शीट दी जाएगी उस पर लिख लीजिए TECHNOLOGY, ये हो गया टेक्नोलॉजी। और उसके बाद जो जो नीचे लिखा हुआ है ना, जो इसके सेम कहा गया है उसको लिख लीजिए। क्या बताया गया है, ETHCONOLYG। अब देखिए क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर किया क्या गया है, E को यहाँ पहुँचा दिया, T को यहाँ पहुँचा दिया, H को यहाँ पहुँचा दिया, C को यहाँ पहुँचा दिया, N को O को यहाँ पहुँचा दिया, N को यहाँ, O को यहाँ, L को यहाँ, Y को यहाँ और G को यहाँ। एक तरीके से इन दोनों इनकी आपस में पोजीशन चेंज की गई हैं, दो लेटर्स की, यहाँ TE की, उसके बाद CH, उसके बाद NOLOGY। इनको क्या कर दिया गया है, रिवर्स लिख दिया गया है। यही आपको करना है इसके साथ। क्या लिखा हुआ है, जनरेशन। तो पहले जनरेशन लिख लीजिए, GENERATION। अब पोजीशन चेंज कर दीजिए, E और उसके बाद N, देन A और देन R। तो इतना भी आप चेक कर सकते हो, EGENAR कहाँ पर लिख रहा है, EGENAR फर्स्ट ऑप्शन में लिख रहा है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे होता है कि आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको स्टार्टिंग में ही कुछ लेटर्स मिल जाते हैं तो आप आंसर को डन कर सकते हो। बाकी के देखो क्या होगा, I को लिखा जाएगा यहाँ पर, T को यहाँ पर, N को यहाँ पर और O को यहाँ पर। ये हो जाएगा पूरा कॉम्बिनेशन। ये होता है तरीका इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द प्रीपोजिशन सम अटॉर्नीज आर लॉजिशियंस। अब इसका क्या आंसर होगा, देखो यहाँ पर कहा गया है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये आप मार्क कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर शिफ्ट में पूछा गया है। जहाँ तक मैंने देखा है हर शिफ्ट में लॉजिकली इक्विवेलेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर कहा गया है सम अटॉर्नीज आर लॉजिशियंस, इसका जो लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्या होगा। तो यहाँ पर सम वाला केस है। सम वाला केस क्या होता है, सम वाला केस होता है आई का, जो हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो सम अटॉर्नीज आर लॉजिशियन, इसको आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो वेन डायग्राम में क्या होगा, सम अटॉर्नीज आर लॉजिशियंस। अगर कुछ अटॉर्नी लॉजिशियन हैं तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि कुछ लॉजिशियन अटॉर्नी हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम अटॉर्नीज आर लॉजिशियन, और देखो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है सम लॉजिशियंस आर अटॉर्नी। सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया गया है, यहाँ पर कन्वर्जन कर दिया गया है।
एक तो होता है वेन डायग्राम का तरीका, दूसरा तरीका होता है इसको सॉल्व करने का जो मैंने आपको कन्वर्जन और ऑब्वर्जन वाली क्लास में समझाया था कि आप जब भी लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछा जाए आप उसका कन्वर्जन देखिए कौन से ऑप्शन में बन रहा है, उसका ऑब्वर्जन देखिए कौन से ऑप्शन में बन रहा है। अगर उसका कन्वर्जन और ऑब्वर्जन दोनों स्टेटमेंट में बन रहे हैं तो उसका एक आंसर नहीं होगा, उसके दो आंसर होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम इन ऑप्शंस पर गौर करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है। और कन्वर्जन कौन से ऑप्शन में हो रहा है? इसमें क्या किया गया है कि जो पोजीशन है ये है प्रेडिकेट, ये है सब्जेक्ट। लॉजिशियंस को यहाँ पर रख दिया गया है, अटॉर्नी को यहाँ रख दिया गया है। देखो सम लॉजिशियंस आर अटॉर्नी, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन हुआ है। कन्वर्जन में हम प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर देते हैं, बाकी के ऑप्शंस में कहीं पर भी ऑब्वर्जन नहीं हुआ है। अब अगर आप ऑब्वर्जन को समझना चाहते हो तो मैं डिटेल में अगर समझाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप ऑब्वर्जन और कन्वर्जन वाली क्लास देखना। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन भी ऐसा होता जो ऑब्वर्जन कर रहा होता तो यहाँ पर ये एक एक आंसर नहीं लिखा हुआ होता, या तो ऐसे लिखा हुआ होता 2 and 3 ओनली, या फिर ये लिखा हुआ होता कि 3 and 4 ओनली, इस तरीके से। तो आपको कन्वर्जन और ऑब्वर्जन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर तो आंसर यही हो जाएगा सेम, क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर बस। तो यहाँ तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सम लॉजिशियंस आर अटॉर्नी। बट उसको भी जानना ज़रूरी है आपको, बिकॉज ऑप्शंस में 2 भी दिए जाते हैं, बहुत बार 3 भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द प्रीपोजिशन नो फ्रॉक्स आर एम्फीबियंस इज गिवन एज फॉल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो इसको टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना। लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखना, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया था। नो फ्रॉक्स आर एम्फीबियंस, तो सबसे पहले तो देखो आप जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का हमारा चार्ट है उसको बना लीजिए, जो डायग्राम है ए ई आई एंड ओ। जब भी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से कोई क्वेश्चन आपको दिखे ये चार्ट आप बना लीजिए, आपका 50% से ज़्यादा आसान हो जाएगा काम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नो फ्रॉक्स। नो का सीन कौन सा होता है? ई का, यानी ई की बात हो रही है। अब ई को बताया गया है फॉल्स, और उसके बाद पूछा गया अगर ई फॉल्स है तो इनमें से कौन सा होगा ट्रू। तो हमेशा याद रखना कि जब भी ई फॉल्स की बात होगी तो क्योंकि ई और आई का कनेक्शन हमेशा होता है किसका? कॉन्ट्राडिक्टरी का। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि अगर ई फॉल्स है तो आई क्या होगा? ट्रू। अगर ई ट्रू है तो आई क्या होगा? फॉल्स। ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन। ई और आई आपस में हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आई का क्या मतलब होता है? सम। सम कहाँ पर लिखा हुआ है? देखो सम फ्रॉक्स आर एम्फीबियंस, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। सम नोट की बात अगर होती तो वो होता ओ। सम नोट को हम कहते हैं ओ और सम को कहते हैं हम आई। यहाँ पर सम वाला जो है देखो यहाँ पर भी नोट है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नोट है, ये भी नहीं होगा, ऑल वाला भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ई का कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन आई के साथ है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सम फ्रॉक्स आर एम्फीबियंस। ओके, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following prepositions are so related that if one of them is true the other has to be false and vice versa। देखो ये 3 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर में पूछे गए हैं आपके स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक प्रीपोजिशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस, ये जो प्रीपोजिशन है 2 प्रीपोजिशन कौन सी ऐसी हैं जो एक अगर ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी, अगर एक प्रीपोजिशन ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी। बेसिकली यहाँ पे वही रिलेशन बताया गया है जो मैं आपको अभी बता रही थी, ए ई आई एंड ओ। ए और ओ इन दोनों का रिलेशन हमेशा होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर ए ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा, अगर ओ फॉल्स है तो ए ट्रू होगा। ऐसे ही ई और आई का रिलेशन होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। ई अगर फॉल्स है तो आई क्या होगा? ट्रू। अब यहाँ पर देखो ए और ओ का कहाँ पर बन रहा है? ए और ओ का, ए ऑल केमिकल्स आर हार्बीवोरस, और ओ क्या होता है हमारा? सम नॉट। ए सी, क्या कहीं पर ए सी है? ए सी नहीं है ऑप्शन में, यानी कि हमसे ए और ओ के बारे में नहीं पूछा गया है। वैसे ए और ओ भी इसका, ए और सी भी इसका आंसर हो सकता था, बट ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो हम देखेंगे ये वाला कनेक्शन ई और आई का। ई मतलब नो, आई मतलब सम। नो और सम का कनेक्शन देखो ये है बी एंड डी, और ये ऑप्शन में भी है बी एंड डी ओनली, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड डी ओनली सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स वेब 3.0। यहाँ पर वेब 3.0 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट होगा
जो कि बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेगा वेब 3.0 को। सबसे फर्स्ट है यूज़र जनरेटेड ऑनलाइन बिजनेस। सेकेंड है बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंट वेब वेयर एप्लीकेंट्स यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। थर्ड इज कोलेब्रेशन एंड सोशल मीडिया। और फोर्थ रिफर्स टू स्टैटिक टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स। तो देखो वेब 3.0 की बात हो रही है। अगर यूज़र जनरेटेड ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो ये वेब 2.0 का पार्ट हम कह सकते हैं। और स्टैटिक टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन वेबसाइट ये भी वेब 1.0 या 2.0 में क्या होता है, 1.0 एंड 2.0 में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में होता था, जैसे सिर्फ और सिर्फ पहले वेबसाइट्स होती थी, पहले नॉर्मल वेबसाइट्स होती थी, ब्लॉगिंग होती थी, लोग लिख सकते थे और दूसरों के लिखे हुए में हम कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते थे। तो वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0 इसको भी आप अपने एग्ज़ाम में पढ़कर ज़रूर जाना, इन तीनों को ही। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वेब 3.0, क्योंकि अब जो वेब 3.0 है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, जो इंटरनेट है वो बहुत इम्प्रूव हो गया है। तो आज जो है वो इंटेलिजेंट पर काम करता है, बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंट वेब वेयर एप्लीकेंट्स यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसको बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 2, इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्वरूप सिद्ध फैलेसी। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध फैलेसी के बारे में पूछा गया है। देखो जो लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक से रिलेटेड जो फैलेसी होती हैं, जिसको हम कहते हैं हेत्वाभाषा, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो भी फैलेसी होती हैं, जैसे असिद्ध है या सव्य विकारा या सत प्रतिपक्ष, उसके कुछ गिने चुने एग्जाम्पल होते हैं जो कि हर बार आपके एग्ज़ाम में वही एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो आप बस इतना याद रख सकते हो कि जैसे असिद्ध का एग्जाम्पल है और सव्य विकार का क्या एग्जाम्पल है, इनको अगर आप एग्जाम्पल्स को याद कर लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध फैलेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, द स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज़ ए लोटस लाइक द लोटस ऑफ ए लेक। तो अगर आपने हेत्वाभाषा फैलेसी पढ़ी हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो असिद्ध फैलेसी है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे हेत्वाभाषा की असिद्ध फैलेसी का उदाहरण है। तो ये तो नहीं होगा। साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस। साउंड हर जगह है बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस, क्योंकि ये प्रोड्यूस की जाती है। तो ये हमारे विरुद्ध का है, ये हमारे हेत्वाभाषा के विरुद्ध का एग्जाम्पल है, क्योंकि विरुद्ध में क्या होता है कि दो ऐसी बातें की जाती हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। साउंड हर जगह है बिकॉज वो प्रोड्यूस होती है, और आपको पता है जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो एटर्नल नहीं हो सकती। ठीक है। अब थर्ड है साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज़ विजिबल। इस स्वरूप सिद्ध फैलेसी का आंसर होगा ये वाला ऑप्शन नंबर 3। स्वरूप सिद्ध, स्वरूप का मतलब एक जैसा होना, स्वरूप का क्या मतलब होता है, एक जैसा होना। तो साउंड इज ए क्वालिटी बिकॉज इट इज़ विजिबल। क्वालिटी को क्यों बताया गया है विजिबल, क्योंकि साउंड इज ए क्वालिटी, एक साउंड जो है वो क्वालिटी है और इसीलिए वो विजिबल है। तो ये एक जैसी चीज़ें बताई गई हैं, तो यहाँ पर स्वरूप सिद्ध का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब जो ये फोर्थ वाला है, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज़ ए सब्सटेंस। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज़ ए सब्सटेंस, ये हमारे बधिता फैलेसी का एग्जाम्पल है। इसीलिए आप लोग जो हेत्वाभाषा फैलेसी है उसके अगर एग्जाम्पल्स भी याद कर लेते हो कि ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, तो भी आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज़ विजिबल। ये दर्शाता है स्वरूप सिद्ध फैलेसी को। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ट्रू। यहाँ पर कहा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। देखो अगर आपको आईसीटी से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और अगर आपको वो सॉल्व करना नहीं आता या आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो उसको डर कर स्किप मत करना या गलत मार्क मत करना, तुक्का मत लगाना कभी भी। हमेशा याद रखना, पहले एक बार क्वेश्चंस के ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना और देन आंसर करना। एकदम से तुक्का मत मारना कि ये तो हमसे आता ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, इंट्रानेट इज़ ए पब्लिक नेटवर्क। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंट्रानेट एक पब्लिक नेटवर्क होगा, जबकि इंट्रा और इंटर का मीनिंग आपको पता होगा। जैसे कि हमारी इंट्रा कम्युनिकेशन होती है, इंट्रा कम्युनिकेशन मतलब जब हम खुद से बात करते हैं, और इंटर कम्युनिकेशन जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच बात हो रही है। ऐसे ही जो इंट्रानेट होता है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का जो अपना नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं इंट्रानेट, और वो कभी भी पब्लिक नेटवर्क नहीं होता। तो ए तो कट जाएगा। अब देखो जहाँ पर भी ए है उसको काट दो, ए भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा और 4th ऑप्शन भी कट जाएगा। खुद ही आंसर आ गया, एक ही ऑप्शन से आपका आंसर आ गया, बी एंड सी ओनली। यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा।
द इंटरनेट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये भी सही बात है क्योंकि इंटरनेट अंतर संबंधित नेटवर्क्स का एक समूह है, बिल्कुल सही। एन एक्स्ट्रानेट इज़ एन इंटरनल नेटवर्क दैट कैन बी एसेस्ड एक्सटर्नली बाय ऑथराइज्ड यूजर्स, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो एक ही ऑप्शन से आपका सही आंसर आ गया। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाथवेज फॉर टॉक्सिकेंट्स टू एंटर इनटू अवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में अविषाक्तों के या जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं उनके प्रवेश के लिए, उनकी एंट्री के लिए कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, कौन कौन सा मीडियम हो सकता है। इन्हेलेशन, इन्हेलेशन का मतलब होता है जब आप अंदर सांस लेते हो। एब्जॉर्प्शन होता है जो आपके अंदर जब आप खाना खा लेते हो तो जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिशन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करती है हमारी बॉडी, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। डर्मल यानी कि त्वचा के द्वारा हमारे अंदर जो है टॉक्सिकेंट्स प्रवेश करते हैं। इंजेक्शन यानी कि अंतर्ग्रहण, जब हम कोई चीज़ खाते हैं। एक्सट्रैक्शन यानी कि उत्सर्जन या फिर निष्कर्षण। तो देखो अगर आप ध्यान से इनको देखो, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हमारे अंदर टॉक्सिकेंट्स प्रवेश कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन एक इंटरनल प्रोसेस है बॉडी का, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज ये बॉडी के अंदर होता है, तो टॉक्सिकेंट्स कैसे प्रवेश करेंगे। एब्जॉर्प्शन तो हमारे बॉडी के अंदर की प्रोसेस है, ठीक है। और जो निष्कर्षण होता है उसमें हम चीज़ों को बाहर क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन भी नहीं होगा। इन्हेलेशन, डर्मल एंड इंजेक्शन होगा इसका सही आंसर। इन्हेलेशन जब हम अंदर सांस लेते हैं, अगर सांस के ज़रिए अगर हम कुछ पॉल्यूटेंट्स अपने अंदर ले लेते हैं, जैसे कि आपको पता होगा जो वायु प्रदूषण है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं, तो अंत्यश ऑप्शन होगा इसका एक आंसर। डर्मल त्वचीय यानी कि हमारे त्वचा के द्वारा भी बहुत सारे जो जर्म्स वगैरह हैं वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और लास्ट है अंतर्ग्रहण या फिर इंजेक्शन, यानी कि अगर हम कोई चीज़ गलत खा लेते हैं, बासी खाना खा लेते हैं या कुछ गलत खा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे अंदर पॉल्यूटेंट्स या फिर टॉक्सिकेंट जाने के चांसेस होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 ए सी डी ओनली। इन्हेलेशन, डर्मल एंड इंजेक्शन, इनके द्वारा हमारे टॉक्सिकेंट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन लुक्स एट द फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन एक्स एंड सेज, ये आपका ब्लड रिलेशन से लिया गया है क्वेश्चन, और बहुत बार जो क्वेश्चन आते हैं ना वो यही वाले आते हैं, पॉइंटिंग वाले, यानी कि एक तस्वीर को देखकर या एक चित्र को देखकर एक व्यक्ति कहता है, उस टाइप से। और मैंने आपको ब्लड रिलेशन वाला एक क्लास में सारी चीज़ें समझाई थी कि इस तरह के क्वेश्चंस के साथ आपको डील कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। तो मैं यहाँ पर भी आपको बताऊँगी, देखो, शी इज़ द डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई ब्रदर इन लॉ, यानी कि वाइस ब्रदर। हाउ इज़ द पर्सन एक्स रिलेटेड टू दी मैन। अगर सही से नहीं पता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका तो प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा याद रखना कि जब इंग्लिश में ये क्वेश्चन दिया जाए, इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप हमेशा उल्टा चलिए, और हिंदी में आप पढ़ रहे हो तो सीधा ही पढ़िए। देखो इंग्लिश में अगर हम पढ़ें, इसको इंग्लिश से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले, कि माई ब्रदर इन लॉ, यानी कि जो साले साहब हैं। और एक बात और याद रखना कि जो पर्सन कह रहा है उस पर्सन को आप ये एज्यूम कीजिए कि आप वो खुद हो। जैसे अ मैन लुक्स एट द फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन एक्स एंड सेज, एक आदमी चित्र एक्स की तरफ इशारा करके क्या कहता है, तो वो जो आदमी है ना वो आप हैं, आप खुद को एज्यूम करना। यहाँ पर कहा गया है माई ब्रदर इन लॉ, यानी कि मेरी जो वाइफ के ब्रदर हैं, यानी कि जो मेरे साले साहब हैं, साले साहब के पिताजी। साले साहब के पिताजी कौन हुए, उसके व्यक्ति के ससुर जी। ससुर जी की बेटी कौन हुई, ओनली डॉटर है, तो यानी कि उसकी बीवी, और उसकी बीवी के हस्बैंड यानी कि वो खुद, और उनके खुद की क्या कहा गया है, डॉटर, यानी कि उनके खुद की बेटी की बात हो रही है। तो हाउ इज़ द पर्सन एक्स रिलेटेड टू दी मैन। अब वो पर्सन मैन से, यानी कि जो एक्स पर्सन है वो मैन से कैसे रिलेटेड होगा, उसकी डॉटर होगी। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 डॉटर। हिंदी में अगर देखो आप इसको अगर पढ़ते हो, वो मेरे साले के पिता, साले के पिता कौन हुए, ससुर जी, उनकी एकमात्र पुत्री कौन हुई, उनकी वाइफ, और फिर उनके पति यानी कि वो खुद, और उनकी पुत्री, तो वो कौन हुई, डॉटर। डायरेक्ट पूछा गया है कि डॉटर। आगे क्वेश्चन है, ICT इज यूज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर एवरीडे एक्टिविटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर मोस्ट लाइकली टू यूज सेंसर्स। इस क्वेश्चन को देखकर भी बहुत से बच्चे घबरा सकते हैं,
बट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या, आप लॉजिकली भी सोचकर इसका आंसर कर सकते हो। यहाँ पर ये कहा गया है कि ICT इज़ यूज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर एवरीडे एक्टिविटीज़। सही बात है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ICT का बहुत महत्व है। अब इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसमें कि सबसे ज़्यादा सेंसर्स का यूज़ होता है, सेंसर्स का, जिसमें हम टच करके अपना काम कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग अ मास्टर स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन बनाते हुए कि आपको सेंसर्स का यूज़ करना होता है? बिल्कुल नहीं, प्रेजेंटेशन तो आप तो हाथ से टाइप करके बनाते हो, तो ये तो नहीं होगा। एक्टिवेटिंग अ बर्गलर अलार्म, यानी कि एक बर्गलर अलार्म को सक्रिय करना। अलार्म कब बजता है? जैसे कि आप अलार्म होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी अलार्म्स होते हैं, तो वो थोड़े से भी किसी आहट से एकदम बज जाते हैं। तो सेंसर्स का यूज़ कहाँ हो रहा है? अलार्म में। तो एक तो ये हो जाएगा सही आंसर। ओपनिंग ऑटोमेटिक डोर्स, अगर आप ऑटोमेटिक डोर्स को ओपन करते हो वहाँ पे भी आप सेंसर्स का यूज़ करते हो, तो ये भी हो जाएगा सही आंसर। क्रिएटिंग अ स्प्रेडशीट, यहाँ स्प्रेडशीट का कोई भी लेना देना नहीं है सेंसर्स से। यहाँ पर स्प्रेडशीट को अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पर सेंसर्स का क्या ही यूज़ करोगे? तो B एंड C ये दो हो जाएंगे इसके सही आंसर, B एंड C ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडेड एजुकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टेक्स्ट, यानी कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन ग्रंथों की शिक्षा शामिल थी? पुराने ज़माने में प्राचीन शिक्षा पद्धति में कौन कौन से प्राचीन ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी? वेदास की, ब्रह्मनास की, या फिर उपनिषद की, या फिर धर्मसूत्र की? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप याद रखना कि एंशियंट टाइम पर वेदास की शिक्षा भी दी जाती थी, ब्रह्मनास की शिक्षा भी दी जाती थी, उपनिषद की भी और धर्मसूत्र की भी, इन चारों की ही शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? रिवर्स एंड लेक्स दैट हैव लो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी आर सेड टू बी यूट्रॉफिक। जो रिवर्स और लेक्स हैं, यानी कि वह नदियाँ और झीलें जिनकी निम्न जैविक उत्पादकता होती है, उन्हें यूट्रॉफिक कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है? रिवर्स एंड लेक्स दैट आर रिच इन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर कॉल्ड एज ओलिगोट्रॉफिक, यानी वह नदियाँ और झीलें जो जीवों एवं जैविक पदार्थों से समृद्ध होती हैं, उन्हें अल्पपोषी या फिर ओलिगोट्रॉफिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कब करोगे? जब यूट्रॉफिक एंड ओलिगोट्रॉफिक के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। तो पहले आप यही जान लीजिए कि ओलिगोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक कौन सी लेक्स को कहते हैं। तो जो रिवर्स और लेक्स ओलिगोट्रॉफिक होती हैं, उसका मतलब है कि लेक्स विथ क्लियर वाटर एंड लेस प्रोडक्टिव। जो भी लेक्स क्लियर वाटर की होती हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, उन लेक्स को हम कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक। और जो यूट्रॉफिक जो लेक्स होती हैं, उसका मतलब है कि लेक्स विथ डार्कर वाटर हाईली प्रोडक्टिव। जो भी डार्कर वाटर की लेक्स होती हैं और हाई प्रोडक्टिव होती हैं, उनको क्या कहते हैं? यूट्रॉफिक। तो यहाँ पर एक तरीके से उल्टा लिखा गया है इन दोनों के बारे में। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे? हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट। कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स आर लेक्स दैट कंसिस्ट ऑफ क्लियर वाटर एंड आर लेस प्रोडक्टिव। जिसके अंदर क्लियर वाटर है, जिस झील में, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम होगी। और यूट्रॉफिक लेक्स क्या होती हैं? यूट्रॉफिक लेक्स आर लेक्स दैट कंसिस्ट ऑफ डार्कर वाटर एंड आर कंसिडर टू बी हाईली प्रोडक्टिव। अब डार्कर वाटर होगा तो उसमें प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। ये होता है डिफरेंस ओलिगोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक के बीच। ये आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें इन क्वेश्चंस की। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।